हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का थर्ड सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 12 टॉपिक हम प्रीवियस 2 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सिटीज़ अलाइव डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वुमेन रिपोर्ट के बारे में। देन जानेंगे कोरोनल होल्स के बारे में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है और किस तरीके से वर्क करेगी, इसके बारे में देखेंगे। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये एक रिपोर्ट से संबंधित है, सिटीज़ अलाइव डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वुमेन रिपोर्ट, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि रिसेंटली अभी ये चर्चा में रही तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में यूएनडीपी, सेकंड में यूएन वुमेन, थर्ड में यूनेस्को और डी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अभी ये हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की गई। इसने स्ट्रेस दिया कि जो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट संबंधित जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं उसमें वुमेन को डायरेक्टली इंगेज किया जाना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग्स में। इसके अलावा इसने कुछ की चैलेंजेस जो कि वुमेन फेस करती हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया। इन्होंने सबसे पहला कंसर्न्स बताया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। जो हमारी अनसेफ स्ट्रीट और पब्लिक स्पेसेस हैं वह महिलाओं की मोबिलिटी को रिड्यूस करती हैं ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न्स। 32% वुमेन्स का सर्वे किया गया जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि वह अनसेफ फील करती हैं इन पब्लिक स्पेसेस एट नाइट में। इसके अलावा सेकंड कंसर्न उन्होंने बताया जस्टिस एंड इक्विटी का। जो हमारे जो समाज में जेंडर इक्विटी की जो लिमिटेशंस हैं, अर्बन गवर्नेंस और जो उनकी जो डिसीजन मेकिंग और जो लीडरशिप में वॉइस और उनका जो रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसके कारण से उनको जो जस्टिस और इक्विटी समाज के अंतर्गत नहीं मिल पाती। अगर हम बात करें तो 29% वुमेन ही ऐसी हैं जो कि बिजनेस ग्लोबली अगर हम बात करें तो वह सीनियर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर स्थित हैं। इसके अलावा थर्ड कंसर्न उन्होंने बताया हेल्थ एंड वेलबींग का, जिसमें उन्होंने जो अपर्याप्त उनके लिए पब्लिक स्पेसेस होना, साथ ही साथ जो अपर्याप्त उनके लिए इनएडिक्वेसी होना, हेल्थ केयर एंड वाटर एंड हाइजीन्स की। इसमें जो 76% जो फीमेल रिस्पॉन्डेंट थी वे उन्होंने बताया कि उनकी जो हेल्थ एंड वेलबींग्स के लिए सेफ रूट्स के सामने बैरियर्स हैं। इसके अलावा इनरिचमेंट एंड फुलफिलमेंट की, जो महिलाओं के प्रति प्रेजुडाइज है कि उनको जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और जो उनके जो खान पान संबंधी जो उनके व्यवहार हैं तो उसके अंतर्गत समाज में एक प्रेजुडाइज रहता है, जिसके कारण से इनको इन चीज़ों को पाने के लिए इनको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम आंकड़े के थ्रू अगर देखना चाहें तो 17% ग्लोबल पॉपुलेशन इस तरीके का उनका मेंटेलिटी है कि वह उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है कि उनका जो फीमेल फैमिली मेम्बर है वह जॉब करे। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज भी सजेस्टेड की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जो सेफ स्ट्रीट और जो सेफर मोबिलिटी प्रोवाइड कराई जाए महिलाओं को। इसके अलावा अर्बन में एक सेफ क्लाइमेट स्ट्रेटजीज उनके लिए बनाई जाए। इसके अलावा जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा का कलेक्शन किया जाए और जो वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। उनके लिए जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशनल फैसिलिटी है, उसकी एक्सेस को इंक्रीज किया जाए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया यूएनडीपी की रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोनल होल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कोरोनल होल्स हैं ये इस तरीके के रीजन्स हैं सन की सरफेस पे जहां पर फास्ट सोलर विंड्स बहती है इनटू द स्पेस। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो लिटिल सोलर मटेरियल कंटेन करता है जिसमें हायर टेम्परेचर होता है जो कि अपीयर्स होता है मच डार्कर देन देयर सराउंडिंग्स। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो होल्स हैं ये यूनिक फिनोमेना नहीं है, ये अपीयर होते हैं थ्रू आउट द सन्स अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर सोलर साइकिल के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कोरोनल होल्स ऐसे रीजन्स होते हैं सन की सरफेस पे जहां पर फास्ट सोलर विंड्स बहती हैं इनटू द स्पेस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक लिटिल सोलर मटेरियल्स कंटेन करते हैं और इसका जो हायर टेम्परेचर होता है और जो डार्कर होता है
देन देयर सराउंडिंग्स। तो इसमें जो हायर टेम्परेचर की बात की गई है तो इसका लोअर टेम्परेचर होता है देन देयर सराउंडिंग्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक यूनिक फिनोमेना नहीं है बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो 11 ईयर सोलर साइकिल होती है उसमें ये अपीयर होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी नासा ने कैप्चर की है इमेज ऑफ स्माइलिंग सन के रूप में, जो कि एक फिनोमिना है जिसको हम कोरोनल होल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें तो इसने ऑब्जर्व किया है कोरोनल होल्स के फिनोमेना को, जो इन द अल्ट्रा वायलेट फॉर्म के अंतर्गत, जो कि टिपिकली इनविजिबल होते हैं नेक्ड आई से। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोनल होल्स की, तो कोरोनल होल्स ऐसे रीजन्स होते हैं सन की सरफेस पर जहां पर फास्ट सोलर विंड बहती है इनटू द स्पेस। अगर हम बात करें ये लिटिल सोलर मटेरियल कंटेन करते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है लोअर होता है देन देयर सराउंडिंग्स, और ये मच डार्कर होते हैं देन देयर सराउंडिंग्स। इसके अलावा ये कोई यूनिक फिनोमिना नहीं है, ये अपीयर होता है एवरी 11 ईयर्स सोलर साइकिल के अंतर्गत। और इस जो कोरोनल होल्स के कारण जो अर्थ पर कई सारे सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, जिसके कारण से अर्थ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब ये सोलर विंड्स हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की उससे टकराती हैं तो ये क्रिएट करती हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को। और जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर में, जो कि एरिया है अर्थ के अराउंड, जो कि जिसके अंतर्गत कई सारी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है प्रोटेक्ट किया जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल आते हैं सन से उससे अर्थ को। और जो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी अर्थ पर यह होता है कि ये डिस्टर्ब कर देता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट को, साथ ही साथ जो हमारे जीपीएस सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइसेस को, और ये जो सैटेलाइट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कि एक्सपोज रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस, तो उनके लिए भी ये एक तरीके से रेडिएशन के थ्रू उनको नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ इस दौरान क्या होता है वोल्टेज में सर्ज आ जाता है, और जो कि मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण ये पावर सप्लाई को भी अर्थ की डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हम कोरोनल होल्स की इमेजेस देखें तो ये जो सराउंडिंग्स है उससे ज़्यादा डार्कर होता है और यहाँ पर टेम्परेचर लोअर होता है देन देयर सराउंडिंग्स। इसके अलावा इससे संबंधित हम अन्य इसमें कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स जो कि लार्जर लगभग 50,000 किलोमीटर डायमीटर के भी हो सकते हैं, ये एक एरिया होते हैं जो कि अपीयर्स होते हैं डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन, जबकि जैसे कि फोटोस्फीयर है तो इस पर ये सन स्पॉट्स है जो कि डार्क दिख रहा है। इसके अलावा ये डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये कूलर्स होते हैं देन देयर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस के कंपैरिजन में। लेकिन ये टेम्परेचर जो कंपेयर करें तब कूलर होता है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। ये टेम्परेचर लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगर हम फोटोस्फीयर की बात करें तो जो सन का जो विजिबल सरफेस होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, और जो कि सबसे ज़्यादा इमिट करता है सन्स की लाइट्स को, जो कि अर्थ पर डायरेक्टली रीच होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली कूल होते हैं बिकॉज ये इनका जो एरिया होता है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है सन स्पॉट के अंतर्गत, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रांग होने के कारण इसमें जो काफ़ी सारी हीट है वो उस सरफेस सन की सरफेस पर नहीं पहुंचने देती। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस एरिया में अगर बात करें तो ये 2500 गुना होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। इसके जो दो पार्ट होते हैं जिसमें डार्क रीजन को कहा जाता है अम्ब्रा, और जो सराउंड किया जाता है जो लाइटर रीजन होता है उसको न्यूम्रा कहा जाता है। अगर हम बात करें जो 11 ईयर का सोलर साइकिल होता है उसमें जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज भी होते हैं और फिर देन डिक्रीज भी इसके अंतर्गत होते हैं। अगर हम करेंट सोलर साइकिल की बात करें तो जो स्टार्ट हुई थी 2008 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सोलर मिनिमम फेज था, और जब जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स और जो सोलर फ्लेयर्स थी वह काफ़ी कम उस समय थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो डार्कर साइड है उसको अम्ब्रा बोला जाता है, और जो उसका जो सराउंडिंग पार्ट होता है उसको न्यूम्रा बोला जाता है। ये सन स्पॉट्स का पार्ट होता है जो कि कूलर होता है देन देयर सराउंडिंग्स।
अगर हम बात करें सोलर फ्लेयर्स की, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नियर द सन स्पॉट्स, तो ये अक्सर टेंगल, क्रॉस और रीऑर्गेनाइज होती रहती हैं। इसके अलावा ये जो हमारे जो सडन एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। अगर हम बात करें सोलर फ्लेयर्स की, तो इसका जो एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है वो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय जो बॉम्ब फेंका गया था, ड्रॉप किया गया था, उसके बराबर इसकी एनर्जी होती है। हालांकि एनर्जी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स की बात करें तो ये लॉट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है इनटू द स्पेस, और जब ये सोलर फ्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं तो ये डिस्टर्ब कर सकती हैं जो इंडिया के अंतर्गत, जो अर्थ के अंतर्गत जो सैटेलाइट्स हैं, रेडियो ट्रांसमिशन है ऑन द अर्थ। इसके अलावा जो ये एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जिसकी हमने बात की थी, उसको भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनको डैमेज पहुंचा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स है, जो कि हमारे जब मैग्नेटोस्फीयर से जब सोलर फ्लेयर्स टकराती हैं तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये कोरोनल मास इजेक्शंस को भी के द्वारा भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। कोरोनल जो मास इजेक्शंस होता है, ये एक ह्यूज बबल्स ऑफ रेडिएशन होता है और पार्टिकल्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जो सन का जो कोरोना है उससे ये प्रोड्यूस होता है। सन का अगर हम कोरोना की बात करें तो जो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन एटमॉस्फेयर होता है उसको सन का कोरोना पार्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये सडनली एक्सप्लोड होता है और हाई स्पीड में एक्सप्लोड होता है, जो कि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लाइंस को सडनली रीऑर्गेनाइज कर देता है। इसके अलावा ये ट्रिगर कर देता है इंटेंस लाइट इन द स्काई और अर्थ, जिसको हम ऑरास बोलते हैं। और इसमें से कुछ जो एनर्जी है और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पोल्स ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, और जो यहाँ की जो गैसेस के साथ ये इंटरेक्ट करके एक तरीके से एक ब्यूटीफुल लाइट एंड स्काई ये जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें इसके जो नॉर्थर्न पार्ट होता है अर्थ के, यहाँ पर जो जो प्रोड्यूस होता है उसको ऑरा बोरियल्स कहा जाता है, जो कि नॉर्थर्न लाइट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा उसका जो काउंटर पार्ट, सदर्न काउंटर पार्ट होता है, वहाँ पर उसको बोला जाता है ऑरा ऑस्ट्रेलिस, जो कि सदर्न लाइट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इसमें ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड्स हैं, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं। और जो इसका जो नॉर्थर्न पार्ट होता है यहाँ पर ऑरा बोरियल्स होते हैं, और जो सदर्न पार्ट होता है यहाँ पर आपका ऑरा ऑस्ट्रेलिस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंतर्गत हमें आकाश काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में हम बात करें सोलर साइकिल्स की, तो ये 11 ईयर्स का एक साइकिल होता है, क्योंकि जो सन है एक इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैस से बना हुआ एक ह्यूज बॉल है, जो ये चार्ज गैस मूव करती है और जनरेट करती है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को, और जो कि इसकी जो साइकिल होती है उसको बोला जाता है सोलर साइकिल। एवरी 11 ईयर की बात करें तो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है कंप्लीटली ये फ्लिप हो जाती है। मींस जो नॉर्थर्न पार्ट होता है वो सदर्न पार्ट बन जाता है और जो सदर्न पार्ट होता है वो नॉर्थर्न पार्ट बन जाता है। इसका मीन्स ये होता है कि जो सन का जो नॉर्थर्न और जो साउथ पोल्स हैं एक दूसरे से बदल जाते हैं। फिर आफ्टर 11 ईयर क्या होता है, ये फिर से फ्लिप बैक अगेन हो जाते हैं। इसके अलावा जो सोलर साइकिल है ये अफेक्ट करती है एक्टिविटी ऑन द सरफेस ऑफ द सन को, जैसे कि जो सन के अंतर्गत जो सन स्पॉट्स होते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वे चेंज हो जाती है, और वे चेंज होने के कारण जो सन की सरफेस पर जो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है वह भी चेंज हो जाती है, जिसके कारण से सन स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कूलर होते हैं देन देयर सराउंडिंग्स। अगर हम बात करें, अगर हम इन सोलर साइकिल्स को ट्रैक करने के तरीके की बात करें तो हम नंबर ऑफ सन स्पॉट से इनको ट्रैक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि सोलर साइकिल का अभी कौन सा फेज चल रहा है। अगर हम बात करें जो बिगिनिंग होती है सोलर साइकिल की, उस समय को बोला जाता है सोलर मिनिमम। इस समय जो सन स्पॉट्स होते हैं वे काफ़ी कम होते हैं, और जब ओवर टाइम जब होता है कि सोलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ये जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज होते जाते हैं, और इंक्रीज होने के कारण ये मिडिल जब जो साइकिल के मिडिल में आते हैं तो ये सोलर मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, जहां पर सन स्पॉट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसको सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। फिर ये धीरे धीरे फिर जब लास्ट फेज में जाते हैं सोलर साइकिल की, तो ये धीरे धीरे फेडेड होते जाते हैं,
और फिर ये लास्ट में फिर से सोलर मिनिमम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर से साइकिल इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोलर मैक्सिमम की स्थिति आती है वह जो सोलर साइकिल का जो 11 ईयर है उसके मिडिल टाइम पर आती है, ना कि उसके लास्ट टाइम पर। तो ये सोलर मैक्सिमम आता है, फिर से ये फेड होना शुरू हो जाता है और फेड होते होते ये सोलर मिनिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो ये हमने बात की जो सन की मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है समिट 2022 ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुई समरकंद उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी लेगा 2023 के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम होगा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23 के लिए। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 2022 में जो समिट हुई रिसेंटली वह समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि एससीओ की फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंसी 2023 के लिए भारत ने ली है, तो ये भी करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि वाराणसी डिक्लेयर किया गया है एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं अभी इसकी 21st मीटिंग हुई एससीओ की संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट थे उन्होंने इसको होस्ट किया था चाइना के द्वारा, और इसमें जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसकी जो हाइलाइट्स रही, इंडिया ने जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है उसको इसके अंतर्गत भारत के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। इसके अलावा भारत ने इसमें जो ट्रेड के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें ईरान के चाबहार पोर्ट्स भी शामिल है, तो उसको ट्रेड के लिए यूज करने की बात की गई। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, तो ये एक 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि कंबाइन करता है रोड, रेल एंड मैरीटाइम रूट्स को, जो कि कनेक्ट करता है रशिया को इंडिया से बाय द सेंट्रल एशिया और ईरान के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी हाल ही में लास्ट मंथ समिट हुई थी जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान के अंतर्गत हुई। इसके अंतर्गत समरकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया मेंबर स्टेट्स के बीच में, और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ली फर्स्ट टाइम 2023 के लिए। अगर हम बात करें इंडिया का इसमें पर्सपेक्टिव क्या रहा, इनमें इंडिया ने इसमें अर्ज किया कि कनेक्टिविटी इंक्रीज की जाए, जिससे कि जो ट्रांजिट के जो फुल राइट्स दिए जाएं जो कि मेंबर कंट्रीज हैं इसके एससीओ के अंतर्गत, जो कि इंक्रीज करेगा कनेक्टिविटी और जो कि रिलायबल रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को इंक्रीज करने में मदद करेगा इस रीजन में। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी से संबंधित भी भारत ने इसमें जो हम 2023 के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने वाले हैं, तो उसमें भी एससीओ का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है इसको बनाने के लिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन किया था अभी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात में अप्रैल 2022 में, तो उससे संबंधित भी इसमें इंडिया के द्वारा कहा गया। ये इंडिया में फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड वाइड सेंटर होगा कन्वेंशनल मेडिसिन एंड जो कि इस्टेब्लिश किया गया है WHO के द्वारा। इसके अलावा जो वाराणसी है उसको डिक्लेयर किया गया है एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23 के लिए, जो कि इसके जो रिच कल्चर है और जो इसके हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं उसको प्रमोट करेगा, साथ ही साथ यहाँ का जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एससीओ की, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुई थी 2001 में। अगर हम एससीओ के चार्टर की बात करें तो ये 2002 में साइन हुआ और ये फोर्स में आया 2003 के अंतर्गत। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका जो उद्देश्य है कि पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में स्थापित करना। अगर हम बात करें, ये एक काउंटर वेट है जो कि नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अमेरिका लीड करता है, जिसके अंतर्गत ये जो इसकी जो मेंबर इकोनॉमी है इनके अंतर्गत सिक्योरिटी ब्लॉक के रूप में काम करता है, और ये एक लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है।
अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक रशिया और एक चाइनीज़। अगर हम इसकी दो परमानेंट बॉडीज़ भी हैं, एक है एससीओ सेक्रेटेरिएट जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंतर्गत, और इसका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको हम रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम रैट्स के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह ताशकंद में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी चेयरमैनशिप, इसकी रोटेशन मतलब बाय द ईयर इसकी रोटेशन के थ्रू इसके मेंबर स्टेट्स को इसकी चेयरमैनशिप दी जाती है। इसकी अगर हम जेनेसिस की बात करें, ये किस तरीके से अस्तित्व में आया, तो एससीओ का जो 2001 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा इन्हें संघाई 5 के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके अलावा संघाई 5 जो 1996 में इमर्ज हो चुका था, जो कि सीरीज ऑफ जो बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन के लिए, लेकिन जो उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ 2001 में, जो कि संघाई 5 के रूप में इसको रीनेम कर दिया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो इसके मेंबर वे 2017 में बने। अगर इसके करेंट मेंबरशिप की अगर बात कर लें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर हैं, और ईरान ने भी इसके परमानेंट मेंबर बनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2023 तक वो लगभग इसका मेंबर बन जाएगा। इसके अलावा इंडिया और एससीओ के बारे में बात करें तो इंडिया इसका ऑब्जर्वर बनाया गया था एससीओ का इन 2005 में, जो कि इसकी जो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स होती थी, भारत उसमें पार्टिसिपेट करता था। अगर हम बात करें इसकी मैप पर लोकेशन की तो रशिया इसमें शामिल है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान इसके अंतर्गत मेंबर कंट्री हैं, और ईरान भी अभी प्रक्रिया में है, 2023 तक वह इसका परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा एससीओ के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि सीबीडीसी एक तरीके का डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के समान होगा, जिसके पीछे मतलब जो ऑपरेट किया जाएगा रेगुलेटरी वैक्यूम के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सेम है फिएट करेंसी के रूप में, जो कि एक्सचेंजेबल होगा 1 to 1 विद द फिएट करेंसी के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिजिटल फिएट करेंसी है सीबीडीसी, ये ट्रांसैक्ट की जा सकती है यूजिंग द वॉलेट, जो कि बैक्ड किया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जिसमें सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के समान है, जिसके पीछे ऑपरेट किया जा रहा है रेगुलेटरी वैक्यूम के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के समान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि सीबीडीसी को लीगल बैकिंग दी जाएगी यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ये सेम है फिएट करेंसी के रूप में, जो कि एक्सचेंजेबल हो सकता है 1 to 1 विद द फिएट करेंसी जैसे हो सकती है, तो ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है, जो डिजिटल फिएट करेंसी है सीबीडीसी की, ये ट्रांजैक्ट की जा सकती है यूजिंग द वॉलेट, जो कि बैक्ड किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूप में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B, 2 and 3 ओनली। देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल रुपीज़ को टू सेटल, जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसके ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जो मॉनेटरी एंड पेमेंट सिस्टम है उसको मोर एफिशिएंट बनाएगा, साथ ही साथ जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है उसको भी ये कम करने में मदद करेगा। अगर हम बात करें जो फर्स्ट पायलट जो डिजिटल रुपीस है उसको भी अभी कमेंस किया जाएगा जल्दी ही। इसके अलावा जो अर्लियर लॉन्च किया गया था डिजिटल रुपी के रूप में, जो कि अनाउंस किया गया था 2022 के यूनियन बजट के अंतर्गत, डिजिटल रुपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में, जो कि एक लीगल टेंडर होगा, इशू किया जाएगा आरबीआई इन डिजिटल फॉर्म में। ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी ये रेफर की जाएगी रुपीस में। इसके अलावा ये सेम रहेगी जैसे कि हमारी सॉवरनाइन जो करेंसी होती है, जो कि उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 to 1 इसको यूज कर सकते हैं विद द फिएट करेंसी, तो ये इसके अंतर्गत होगा। इसके अलावा सीबीडीसी है उसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक तो रिटेल पर्पस के लिए ये पोटेंशियली अवेलेबल होगा फॉर यूज फॉर ऑल,
और जो होलसेल पर्पस के लिए भी इसको किया गया है, जो कि एक्सेस कर सकेंगे केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीडीसी की, तो सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के समान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन जो सीबीडीसी जो लॉन्च की जा रही है उसके पीछे एक तरीके की लीगल बैकिंग है बाय द सेंट्रल बैंक। इसके अलावा ये सेम रहेगा फिएट करेंसी के रूप में, जो कि एक्सचेंजेबल रहेगा 1 to 1 विद द फिएट करेंसी के रूप में। फिएट करेंसी वह करेंसी होती है, नेशनल करेंसी होती है, जो कि जिनकी जो प्राइस होती है गोल्ड और सिल्वर के साथ बेस्ड नहीं होती। इसके अलावा जो डिजिटल फिएट करेंसी है सीबीडीसी, ये ट्रांजैक्ट की जा सकती है यूजिंग द वॉलेट, जो कि बैक्ड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अगर हम बात करें, ये कंसेप्ट है सीबीडीसी का, ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है बिटकॉइन से। इसके अलावा ये डिफरेंट है डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी के रूप में, क्योंकि जो बिटकॉइन है उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन जो सीबीडीसी रहेगा वह एक सेंट्रलाइज करेंसी के रूप में इसको यूज किया जाएगा और इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको लीगल फ्रेमवर्क इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी ग्लोबल ट्रेंड्स की, इस तरीके की करेंसी और भी कंट्रीज ने बनाई है। जैसे कि बहामास की बात करें तो वह फर्स्ट इकोनॉमी था जिसने नेशन वाइड सीबीडीसी सेंट डॉलर्स को लॉन्च किया। इसके अलावा नाइजीरिया भी था अनदर कंट्री जिसने ई नायरा को 2020 में लॉन्च किया। चाइना ने भी फर्स्ट मेजर इकोनॉमी बन गया है जिसने पायलट की है डिजिटल करेंसी ई सिनाई को इन अप्रैल 2022 में। इसके अलावा कोरिया, स्वीडन, जमाइका और यूक्रेन और कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इस तरीके की टेस्टिंग को शुरू कर दिया है डिजिटल करेंसी से संबंधित। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सीबीडीसी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है जो PCIM&H है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये डेजिग्नेट की गई है ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं और जो कि मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं फॉर सेल। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कमीशन है इंगेज है इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स और होम्योपैथी ड्रग्स के लिए केवल। तो ये केवल होम्योपैथी ड्रग्स के लिए है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ये PCIM&H है, एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2010 में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये आती है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत इसको डेजिग्नेट किया गया है ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल के अंतर्गत, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इंगेज है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स फॉर होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए ओनली, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये केवल होम्योपैथिक ड्रग्स के नहीं बल्कि ये आयुर्वेदा, सिद्धा और जो अन्य तरीके की जो आयुष दवाएं हैं उनके लिए भी ये इंगेज है। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा C2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो PCIM&H है इसने कोलैबोरेट किया है WHO के साथ साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज कराएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम बात करें PCIM&H की, तो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2010 के अंतर्गत। फार्माकोपिया की अगर हम बात करें तो एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 और रूल्स 1945 के अंतर्गत इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इसके अलावा सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करें तो ये डेजिग्नेटेड है फॉर ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि ड्रग इंपोर्ट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं फॉर सेल्स, साथ ही साथ जो स्टॉक्स और एग्जीबिशन से संबंधित स्टैंडर्ड्स को ये स्थापित करता है। इसके अलावा ये स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केट को, जो कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्योरिटी और उनकी स्ट्रेंथ को स्थापित करती है। अगर अब इसके फंक्शंस की बात करें तो जो कमीशन है इंगेज है इन डेवलपमेंट ऑफ
फार्माकोपिकल्स जो स्टैंडर्ड्स हैं किसके लिए, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए। इसके अलावा ये एक्ट करता है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग कम अपीलेट लेबोरेटरी के रूप में फॉर इंडियन सिस्टम एंड मेडिसिन एंड होम्योपैथिक के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके रिलेटेड ही हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जो इंडिया फार्माकोपिया कमीशन है वह एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, जो हमने बात की उससे अलग बॉडी है। ये जो रेगुलरली अपडेट करती रहती है स्टैंडर्ड्स और ड्रग्स को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, जबकि जिसकी हमने बात की जो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि रेगुलरली असेस करता है स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन और साथ ही साथ उसके जो गाइडेंस प्रोवाइड कराता है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है विच रेगुलरली असेस करता है स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन को, साथ ही साथ इसके गाइडेंस प्रोवाइड कराता है फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ए ओनली। इसमें जो डिक्लेरेशन रिलीज की गई है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के द्वारा इन कॉन्फ्रेंस, इसमें उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है वह अभी भी उनको ज़रूरत है फाइनेंसिंग की, उसको स्ट्रेंथन करने की फॉर सस्टेनिंग इट। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम की अगर आप बात कर लें तो ये को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि रेगुलरली असेस करता है स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन को, साथ ही साथ ये गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कि इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। ये इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के द्वारा। अगर हम बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के जो एक्सपर्ट पैनल है वह एक तरीके से मेंटेन करता है डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि सिस्टमेटिकली हम ऑब्जर्व कर सकें जो अर्थ का जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसको हम इजीली सिस्टमेटिकली उसको ऑब्जर्व किया जा सके। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है सपोर्ट की जाती है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के द्वारा, जो कि एडेप्टेशन मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही हैं क्लाइमेट के जो चैलेंजेस को रिड्यूस करने के लिए, उसकी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसकी अगर हम बात कर लें तो ये को स्पॉन्सर्ड है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनेस्को IOC के द्वारा, साथ ही साथ इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के द्वारा और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसका जो मोटो है वह यह है कीपिंग वॉच ओवर अवर क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं लगातार उस पर ये वॉच बनाए रखता है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।